टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे शॉक के रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच कंडीशन रिकॉग्नाइजेज दैट विच पेशेंट वुड बी मोस्ट लाइकली टू डेवलप हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हमें यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन को देख के बताना है कि कौन सा जो पेशेंट है उसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट है डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, सेकंड इज डिक्रीज severe constipation causing watery diarrhea, ठीक है, ascites and syndrome of inappropriate ADH। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है उसमें क्या होता है, पेशेंट के जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो पेशेंट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सबसे पहले ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसमें ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ योर एसाइटिस। बिकॉज ऑफ एसाइटिस में क्या होता है, देखिए एक तरीके से पेशेंट के पेट में जो है वो पानी भरना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, थर्ड स्पेस फ्लूइड शिफ्टिंग यहाँ पे होती है। अगर थर्ड स्पेस पेशेंट में फ्लूइड शिफ्टिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि जो आपका इंट्रावस्कुलर स्पेस है, ठीक है, इंट्रावस्कुलर जो स्पेस है उससे जो है वो फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, ऐसी जो कंडीशन होती है वो लीड करती है आपके हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा एसाइटिस। अगर पेशेंट को एकदम से एसाइटिस हो रहा है तो आपको यहाँ पे पता लग सकता है कि जो ऐसा पेशेंट है एसाइटिस वाला वो जा सकता है आपके हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, यू आर प्रोवाइडिंग केयर टू अ पेशेंट हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड 45% लॉस ऑफ देयर फ्लूइड वॉल्यूम एंड इज एक्सपीरियंस हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. The patient has hemodynamically monitoring and fluid resuscitation is being attempted. Which finding indicates the patient is still in हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. ठीक है, ये भी आपके पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का ही जो है क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे आपको बताया है कि आपके पास पेशेंट का 45% फ्लूइड लॉस हो चुका है, हमने जो है पेशेंट को हीमोडायनेमिकली मॉनिटर कर लिया है और फ्लूइड रिससिटेशन जो कि एक फर्स्ट स्टेप होता है आपके पास। ठीक है, जब आप पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, इसलिए हमने क्या किया है, फ्लूइड रिससिटेशन यहाँ पे हम कर चुके हैं। लेकिन अभी भी हमें ऐसी कौन सी फाइंडिंग से हमें पता लगेगा जो पेशेंट है वो स्टिल इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए। तो चलिए ऑप्शंस पे देखते हैं। फर्स्ट है लो सेंट्रल वॉल्यूम प्रेशर, सेकंड इज हाई पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, थर्ड है एलिवेटेड मीन आर्टरियल प्रेशर, या फिर लो सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है पेशेंट में हम कुछ वैल्यूज हैं उनको देखते हैं। उसमें सबसे पहले आती है आपके पास योर मीन आर्टरियल प्रेशर। ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल ओवर 65 mm ऑफ Hg। ठीक है, मोर देन 65 mm ऑफ Hg जो है वो नॉर्मल होती है। और फिर आती है CVP विच इज़ योर सेंट्रल वीनस प्रेशर। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो आती है 2 to 6 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि आपके पास ऐसी कौन सी जो है वो फाइंडिंग है जिससे आपको देख के ही पता लग जाएगा कि जो पेशेंट है आपका वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है CVP हम यहाँ पे पेशेंट का देखेंगे। बेसिकली CVP होता क्या है, CVP आपका इंडिकेट करता है आपके राइट जो एट्रियम होता है उसके प्रेशर को। ठीक है, और आपके सुपीरियर वीना कावा के प्रेशर को। अगर CVP आपका ज़्यादा है तो मतलब आपका, या फिर CVP आपका ज़्यादा है या फिर आपका CVP कम है तो वो आपके फ्लूइड वॉल्यूम से रिलेट है, क्योंकि अब वो आपको बता रहा है कि आपके हार्ट पे जो है वो कितना जो है वो ब्लड जा रहा है। तो इसके लिए हमें हार्ट का प्रेशर देखना पड़ेगा, राइट एट्रियम का प्रेशर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा लो सेंट्रल वीनस प्रेशर, क्योंकि CVP कम है यानी कि आपके राइट एट्रियम में प्रॉपर ब्लड नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि जो पेशेंट है वो क्या है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient is 1 hour post-operative from abdominal surgery and has lost 20% of their blood volume during surgery. The patient is experiencing sign and symptom of hypovolemic shock.
विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वाला, ठीक है, और पोस्ट ऑपरेटिव ये पेशेंट है, तो हम इसमें कौन सी पोजीशन देंगे ताकि उसके साइन एंड सिम्टम को जो है हम रिजॉल्व कर सके बाय पोजीशनिंग द पेशेंट। पोजीशनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मॉडिफाइड ट्रेंडेनबर्ग, हाई फाउलर, सुपाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। ठीक है, वहाँ पे भी मतलब आपको उसको वहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर आएगा मॉडिफाइड ट्रेंडेनबर्ग। मॉडिफाइड ट्रेंडेनबर्ग होता क्या है, बेसिकली ये ट्रेंडेनबर्ग ही है, लेकिन मॉडिफाइड मतलब यहाँ पे जो पेशेंट की लेग्स जो हैं वो 45 डिग्री पे जो है वो एलिवेट करते हैं, जबकि जो पेशेंट का हेड है वो सुपाइन यानी नॉर्मल ही पोजीशन में रहेगा। ठीक है, जब लेग्स हम 45 डिग्री पे जो है वो पेशेंट की एलिवेट करेंगे तो इससे क्या होगा, पेशेंट का वीनस जो रिटर्न है, ठीक है, वेनस रिटर्न जो पेशेंट का है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब पेशेंट का वेनस रिटर्न जो है यहाँ पे क्या होगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली जो पेशेंट का हार्ट है उस पे जो है वो ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम जाएगी, तो आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होने का भी जो है वो पेशेंट में कम खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अ पेशेंट इज रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। द नर्स इज क्लोजली मॉनिटरिंग द पेशेंट फॉर द साइन एंड सिम्टम एसोसिएटेड विद कार्डियोजेनिक शॉक, विच वैल्यू एसोसिएटेड विद कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, पेशेंट हमारे पास यहाँ पे MI वाला है और हमें कार्डियोजेनिक शॉक के लिए यहाँ पे देखना है पेशेंट को। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कार्डिक इंडेक्स 1.5 लीटर per minute, pulmonary capillary wedge pressure 12 mm Hg, CVP 4 mm Hg, यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर। देखिए यहाँ पे आपके पास जो चीज़ हमें इंडिकेट कर रही है कि मायोकार्डिया वाला पेशेंट जो कार्डियोनिक शॉक में जो है वो जा रहा है, ठीक है, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ योर कार्डिक इंडेक्स 1.5 लीटर पर मिनट। तो यहाँ पे आपके जो कैपिलरी वेज प्रेशर है वो तो नॉर्मल है 12 mmHg, CVP भी नॉर्मल है, यूरिन आउटपुट भी आपके पास नॉर्मल ही है इधर। तो यहाँ पे आपको कार्डिक इंडेक्स का पता होना चाहिए। कार्डिक इंडेक्स बेसिकली क्या है, कार्डिक आउटपुट एडजस्टेड फॉर बॉडी सरफेस एरिया। तो जो कार्डिक इंडेक्स है नॉर्मल वो होती है 2.5 to 4 पर मिनट, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में कितनी है 1.5, यानी कि पेशेंट की जो कार्डिक इंडेक्स है वो यहाँ पे क्या है, लो है। तो ये इंडिकेट करता है कार्डियोजेनिक शॉक को। ठीक है, आप इसको निकाल भी सकते हैं कार्डिक इंडेक्स को, कार्डिक आउटपुट डिवाइड बाय बॉडी सरफेस एरिया, ये इसका फॉर्मूला है, आप इसे देख लीजिए, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली आपको नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो आपको क्वेश्चन का भी पता लग जाता है कि क्या होती है नॉर्मल CV की। जब आप शॉक के लिए पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट CVP, आपकी PCW की वैल्यू एंड कार्डिक इंडेक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, patient with cardiogenic shock has a BP of 70/38. In addition to the patient is experiencing dyspnea with a respiratory rate of 32 breath per minute. Your oxygen saturation is 82 on room air. On auscultation, you note crackles throughout the lung fields. You notify the physician. What order would you ask for in clarification? Basically यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जो पेशेंट है आपका वो कार्डियोजेनिक शॉक का है, यहाँ पे BP दे रखा है पेशेंट का, ठीक है, पेशेंट डिज्निया में है और ये पेशेंट की जो है रेस्पिरेटरी रेट उन्होंने दे रखी है कितनी 32। ऑक्सीजन सेचुरेशन बाय रूम एयर है 82%, जो कि यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, ये पेशेंट का हमें जो है करेक्ट करना पड़ेगा। और पेशेंट के जो है लंग फील्ड्स में क्रैकल्स भी सुनाई दे रहे हैं थ्रू आउट द लंग फील्ड। यू नोटिफाई फिजिशियन, व्हाट ऑर्डर वुड यू आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे कौन सा जो डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है वो उसके लिए आप क्लैरिफिकेशन मांगोगे। ठीक है, तो याद रखिए पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है लेकिन वो लंग पे जो है वो फील्ड आपकी जो है अफेक्ट आ रहा है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डोपामिन, IV स्टैट, नॉर्मल स्लाइन, IV बोलस, फ्रूसामाइड और पेशेंट प्लेस्ड ऑन CPAP। देखिए डोपामिन यहाँ पे देना करेक्ट ऑर्डर है बिकॉज पेशेंट जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक में है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे डोपामाइन देंगे, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नॉर्मल स्लाइन, नॉर्मल स्लाइन IV बोलस,
चलिए इसको देखते हैं। फ्रूसामाइड, फ्रूसामाइड ठीक है क्योंकि हो सकता है पेशेंट के बॉडी में जो है वाटर रिटेंशन हो जाए, उसको रिमूव करने के लिए जो है वो फ्रूसामाइड दे रहे हैं ताकि पेशेंट का यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी सही है। नेक्स्ट है पेशेंट और सीपैप। ऑब्वियसली जो पेशेंट है उसकी 82% जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन आ रही है, तो उसको हमें नॉर्मल करने के लिए पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ेगा या फिर सीपैप पे हमें रखना पड़ेगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो हम ऑर्डर है वो क्वेश्चन करेंगे वो है नॉर्मल सलाइन बोलस। वो क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? बिकॉज जो पेशेंट है वो पहले ही जो है वो एक तो शॉक में है और उसके जो लंग फील्ड है, ठीक है, उसमें क्रैकल सुनाई दे रहे हैं। इसका ये मतलब है कि कार्डिक आउटपुट जो है वो लो है और जो पुलिंग हो रही है ब्लड की, यानी हार्ट जो है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है यहाँ पे ब्लड को, और जो पुलिंग ऑफ ब्लड हो रही है वो आपके पास बैक जा रहा है लंग्स में। इस वजह से पेशेंट की क्या हो रहे हैं, लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हार्ट जो है वो फेल टू पंप। तो अगर पेशेंट को आप और एनएस दे रहे हो, वो भी बोलस दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो है इंक्रीज होगा फ्लूइड पेशेंट के बॉडी में, और पहले ही उसके लंग्स में जो है वो फ्लूइड भर रहा है, ठीक है, यानी कि ब्लड की पूलिंग वहाँ पे हो रही है, पेशेंट के लंग्स में वो ब्लड बैक जा रहा है और लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये कंडीशन जो है वो सही नहीं है, ये ऑर्डर यहाँ पे सही नहीं है इस टाइम पे जब पेशेंट का जो है वो लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू बैकिंग ऑफ द ब्लड बाय हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The physician orders a dopamine IV by IV drip on a patient with cardiogenic shock. After starting the IV drip, the nurse would make it priority monitor for the, एक पेशेंट है उसको जो है डोबुटामाइन लगा रखा है, कार्डियोजेनिक शॉक वाला पेशेंट है। आफ्टर स्टार्टिंग द आईवी ड्रिप पेशेंट को जो है वो क्या मॉनिटर करेगी नर्स? ठीक है, डोबुटामाइन जो आपकी ड्रग है बेसिकली, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो डोबुटामाइन है वो आपकी इंक्रीज करती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट। इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट की जो है वो कार्डिक आउटपुट तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसका एक साइड बाय साइड जो है एक अदर इसका एक्शन भी है, वो है वेजोडाइलेटरी एक्शन। तो इस वेजोडाइलेटरी एक्शन की वजह से क्या होगा, पेशेंट का जो हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा पेशेंट में। और अगर पेशेंट पहले ही से ही पेशेंट का बीपी डाउन है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, वर्सन हो जाएगी। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उसमें हमें पेशेंट का जो है वो डोबुटामाइन जब भी हम पेशेंट को जब डाल रहे हैं तो हमें उसका बीपी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, या फिर हमें पेशेंट को किस पे डालना पड़ेगा, डोपामीन और नोरैड पे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्स जो है क्या मॉनिटरिंग करेंगे जब पेशेंट को जो है डोबुटामाइन स्टार्ट किया गया है, ठीक है, डोबुटामाइन दे रहे हैं। रिबाउंड हाइपरटेंशन, रिंगिंग इन द ईयर, वर्सनिंग हाइपोटेंशन या फिर सीवियर हेडेक। हमने अभी पढ़ा कि जो डोपामाइन है उसका एक्शन है बीपी को कम करना, यानी कि हाइपोटेंशन कॉज करना, लेकिन इसका वेजो आपका यहाँ पे वेजो डायलेशन का भी इसका इफेक्ट है। वेजो डायलेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हमें हाइपोटेंशन, और पेशेंट का हाइपोटेंशन कैसा हो जाएगा, वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्सनिंग हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। पेशेंट इज इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, द पेशेंट हैज अ सीवियर एलर्जी टू पीनट्स, मिस्टेकनली कंज्यूम एन एग रोल containing the peanut ingredient during his lunch break. The patient is giving epinephrine intramuscularly. As a nurse, you know this. The medication will help what effect on the body. First of all, यहाँ पे बात करें एनाफाइलेटिक शॉक की, ऐसे पेशेंट में जिसे एलर्जी रिएक्शन हुई और पेशेंट किस में चला गया, एनाफाइलेटिक शॉक में चला गया, और हमने यहाँ पे पेशेंट को एपिनेफ्रिन दी IM। अब आपको बताना है कि एपिनेफ्रिन का क्या एक्शन होगा ऐसे पेशेंट में जो कि एलर्जिक रिएक्शन से अकर हो रहा है इनटू योर एनाफाइलेक्टिक शॉक। देखते हैं ऑप्शन। It will prevent the recurrent attack, it will cause vasoconstriction and decrease the BP, it will help to dilate the airway, it will block the effect of histamine। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे पेशेंट में, ठीक है, जो एलर्जी जो पेशेंट को होती है तो मेनली आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं।
ठीक है। एक एनाफिलेटिक जो शॉक होता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी जो है वो एपिनेफ्रिन रहती है, जिसे हम आईएम देते हैं। ठीक है। फर्स्ट साइंस क्या होते हैं? हाइव्स, डिज्निया एंड हाइपोटेंशन। ठीक है। हाइव्स यानी कि पेशेंट को आपने देखा होगा वो एकदम से ही उसकी बॉडी पे आपको इस तरीके रेड रेड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। डिज्निया में पेशेंट चला जाता है और हाइपोटेंशन पेशेंट को अक्कर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी डिज्निया को लेके। तो डिज्निया पे एपिनेफ्रिन कैसे एक्ट करता है? बाय हेल्प टू डायलेट द एयरवे। ये एयरवे को डायलेट करेगा। साइड बाय साइड इसका अदर एक्शन और भी है कि ये डिक्रीज करता है बीपी को। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एक्शन जो एक्ट करेगा ये इसका प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा यहाँ पे एपिनेफ्रिन का? वो रहेगा हेल्प टू डायलेट द एयरवे, यानी कि पेशेंट के डिज्निया से ये प्रिवेंट करेगा। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आपके एपिनेफ्रिन का क्या रोल रहता है एनाफाइलेटिक शॉक में। ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस है, बाय आईएम रूट से हम इसे देते हैं इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। और मैंने आपको साइंस बताए। फर्स्ट साइंस जो आपको देखने को मिलते हैं डिज्निया में, सॉरी आपके एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन या फिर जो शॉक में पेशेंट जाता है, हाइव्स, डिज्निया एंड हाइपोटेंशन। तो इसके लिए आपको पता ही है एपिनेफ्रिन का एक पेन आता है जिसको हम एपिपेन बोलते हैं। आपको क्या करना होता है? 90 डिग्री में आईएम के थ्रू देना होता है। बाय आईएम योर आउटर थाई पे आप दे सकते हैं। होल्ड करके रखेंगे इसे 10 सेकेंड्स तक और उसके बाद पेशेंट को मेडिकली अटेंशन में ले जाएंगे, यानी मेडिकल पेशेंट को दिखाएंगे। इसको आपको रिपीट करना है एवरी 5 to 15 मिनट अंटिल साइन एंड सिम्टम्स जो है कंटिन्यू रह रहे हैं। और आपको तब तक रिपीट करना है इसे जब तक जो है साइन एंड सिम्टम रिजॉल्व नहीं हो जाते। यानी कि आप क्या करेंगे? 90 डिग्री पे इसे देंगे, 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और पेशेंट को मेडिकल दिखाने के लिए ले जाएंगे। साइड बाय साइड आप इसको रिपीट करते रहेंगे एवरी 5 to 15 मिनट जब तक साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। और तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक ये साइन एंड सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो जाते। ठीक है। ये इसका जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी बन जाए। और जनरली एक कंडीशन ऐसी है, पेशेंट बहुत से पेशेंट एलर्जिक होते हैं, तो ये नॉर्मली भी सबको पता होना चाहिए कैसे हम एपिपेन को यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट इन एनाफाइलेक्टिक शॉक? ठीक है। एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए बेस्ट पोजीशन रहेगी ऑप्शन नंबर बी, सुपाइन विद लेग्स एलिवेटेड। इट हेल्प्स इन वीनस रिटर्न, हेंस इंक्रीज द पेशेंट कार्डिक आउटपुट। कि ऐसा वाला जो पेशेंट होता है एनाफाइलेटिक शॉक वाला वो लो बीपी वाला होता है। तो यहाँ पे हमें पेशेंट की बीपी इंक्रीज करनी है बाय इंक्रीजिंग द कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है न्यूरोजेनिक शॉक का क्वेश्चन। अ पेशेंट इज अ न्यूरोजेनिक शॉक इज एक्सपीरियंसिंग अ हार्ट रेट ऑफ 30 बीट्स पर मिनट। व्हाट मेडिकेशन द नर्स एंटिसिपेट विल ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन? स्टैट। ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। एडिनोसिन, वॉरफेरिन, एट्रोपिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है। यहाँ पे पेशेंट की हार्ट रेट देखिए, हार्ट रेट कितनी है? वो है 30 बीट्स पर मिनट, जो कि बहुत लो है। और यहाँ पे आपको इमिडिएटली पेशेंट की जो है इमीडिएट एक्शन क्या चाहिए यहाँ पे हमें कि पेशेंट की हार्ट रेट इंक्रीज कराएं हम। तो उसके लिए हम देंगे एट्रोपिन। स्टैट देंगे एक बार के लिए। ठीक है। एट्रोपिन देंगे ताकि पेशेंट की हार्ट रेट तो इंक्रीज होए, क्योंकि यहाँ पे हार्ट रेट ही इतनी ज़्यादा है, कम लो हो गई है। बेसिकली जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है इसमें पेशेंट को जो है वो आपको ब्रेडिकार्डिया ही देखने को मिलता है। और हमें यहाँ पे फर्स्टली इमीडिएटली हार्ट रेट इंक्रीज करें तो पेशेंट को एट्रोपिन देंगे। ठीक है। बाकी जो आपका एडिनोसिन है वो टेकिकार्डिया में यूज़ किया जाता है। एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो है आपका वो स्पेसिफिकली एक्शन करता है बाय पेशेंट का बीपी इंक्रीज करने में। उसका ब्रेडिकार्डिया में कोई रोल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे एट्रोपिन देना पड़ेगा ऐसे पेशेंट को जो कि न्यूरोजेनिक शॉक वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नर्स इज रिस्पॉन्डिंग टू एन एक्सीडेंट सीन वेयर इज अडल्ट फेल फ्रॉम देयर रूफ एंड इज सस्पेक्टेड टू हैविंग द न्यूरोजेनिक शॉक। विच फर्स्ट एक्शन द नर्स शुड टेक? ठीक है। एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे पेशेंट जो छत से गिर चुका है और न्यूरोजेनिक शॉक में। अब आपको फर्स्ट एक्शन एज अ नर्स क्या करना है ऐसे पेशेंट में जो कि न्यूरोजेनिक शॉक में जा रहा है? ऑप्शन, initiate resuscitative fluids, stabilize the patient by cervical collar, notify the primary care physician, administer supplement oxygen। देखिए यहाँ पे पेशेंट गिरा है, ठीक है, और उसमें स्पाइनल इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे पेशेंट को आपको सबसे पहले स्टेबलाइज करना चाहिए सर्वाइकल कॉलर से, और बाकी एक्शन उसके बाद जाएंगे।
एक थोड़ा सा हम न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में भी देख लेते हैं। बेसिकली जो आपका न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसमें उसका बाकी शॉक में देखिए क्या चीज़, सब शॉक में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है कि आपका पेशेंट का जो है वो टेकिकार्डिया सभी में देखने को मिलता है, लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक एक ऐसा शॉक है जिसमें पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि जो न्यूरोजेनिक शॉक है उसमें बेसिकली स्पाइनल इंजरीज या नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्ट नहीं करता है, यानी कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। उसी वजह से क्या होता है, इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो गई तो जो आपका ये है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये एक्ट करता है। अब ये बोल रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो काम कर रही है यार न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन में, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पे लीडर बन गया, वो एक्ट करेगा वेजोडायलेशन एंड हाइपोटेंशन। इसी की वजह से क्या होगा, जो साइन एंड सिम्टम आते हैं न्यूरोजेनिक शॉक के वो आते हैं ब्रेडिकार्डिया, लो बीपी, स्किन वार्म और पिंकिश हो जाती है, ड्राई स्किन देखने को मिलती है। तो ब्रेडिकार्डिया ड्यू टू पैराफेनिक नर्वस सिस्टम की एक्शन की वजह से लो बीपी देखने को मिला वेजोडाइलेटरी इफेक्ट की वजह से, और स्किन वार्म क्यों हो गई? वेजोडाइलेशन की वजह से। ठीक है, आपको पता ही है फ्लूइड शिफ्टिंग का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे एक्ट होगा, पेशेंट की स्किन कैसे हो जाएगी? वार्म हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी, ये मेन है। इससे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड